नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौहान एजुकेशन पॉज में आप सभी का स्वागत करता हूं। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 8 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। 8वां चैप्टर है ये और इसका ये दूसरा पार्ट है। ऑलरेडी हमने एक पार्ट पढ़ लिया है। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे अपना टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करती है, अर्थ को एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है और कैसे वो रेडिएट करती है उस हीट को, जिससे कि अर्थ का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सही लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हीट बजट ऑफ द अर्थ। दोस्तों, बजट क्या होता है? बजट, हमारा नेशनल बजट आता है तो सरकार को कुछ रेवेन्यू मिलता है। रेवेन्यू, सरकार कुछ कमाती है और कुछ खर्च करती है। सरकार का कुछ एक्सपेंडिचर होता है, कुछ रेवेन्यू होता है। अगर रेवेन्यू ज़्यादा हुआ एक्सपेंडिचर से तो बजट सरप्लस हो जाएगा, और अगर रेवेन्यू कम हो गया एक्सपेंडिचर से तो बजट डेफिसिट हो जाएगा। मतलब अगर सरकार के पास 100 रुपये आते हैं और सरकार 100 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देती है तो वो डेफिसिट में चला जाएगा। डेफिसिट डेफिसिट हो जाएगा। और अगर सरकार कम खर्च करती है जितनी रेवेन्यू आई उससे तो वो बजट सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस। तो जिस तरीके से सरकार अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को मैनेज करती है, मेंटेन करती है, उसी तरीके से अर्थ भी अपने अपने एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, कांस्टेंट बना रहता है। इसी को कहते हैं बजट। तो अब देखते हैं हम अर्थ के हीट बजट। अर्थ का हीट बजट क्या होता है? द अर्थ एज ए होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज हीट इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट फ्रॉम द सन। क्या मतलब है? अर्थ को लगातार सन हीट प्रोवाइड करते रहता है। लगातार सन अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है। फिर भी अर्थ इस हीट को ना तो इकट्ठा करती है, ना एक्यूमुलेट करती है, और ना ही इसको खर्च करती है। और इस तरीके से अर्थ एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मेंटेन रहता है तो इसका एक ही मतलब है कि जितनी एनर्जी अर्थ को मिली, जितनी एनर्जी अर्थ को मिली, इनपुट जितना आया उतना ही आउटपुट है। जितनी एनर्जी अर्थ को मिली उतनी एनर्जी अर्थ ने वापस कर दिया, रेडिएट कर दिया। ये तभी संभव है जब हीट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन इक्वल्स द अमाउंट लॉस्ट बाय द अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो जितनी एनर्जी मिली इसको उतनी एनर्जी वापस कर दी, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर एक बना रहता है अर्थ का। इसी को कहते हैं अर्थ का हीट बजट। इसी को कहते हैं अर्थ का हीट बजट। तो हमने अर्थ का हीट बजट समझ लिया कि हीट बजट क्या होता है। अब देखते हैं कि ये अर्थ ये बैलेंस कैसे करती है, हीट को बैलेंस कैसे करती है। मान लेते हैं कि जो इंसोलेशन आया अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, इंसोलेशन आया वो 100 यूनिट है। 100 यूनिट अर्थ ने रिसीव किया इंसोलेशन। तो होता क्या है कि इसमें से कुछ इंसोलेशन, कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ स्कैटर हो जाता है और कुछ एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। मतलब ये अर्थ का सरफेस है और ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ एटमॉस्फेयर है। जब ये इंसोलेशन आती है तो कुछ यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है अर्थ पे बिना पहुंचे। रिफ्लेक्शन मतलब वापस जाना, रिफ्लेक्ट हो गया। कुछ स्कैटर हो गया, इंसोलेशन आया ऐसे स्कैटर हो गया इधर उधर। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वाटर वेपर होते हैं, तो वहां से स्कैटर हो जाता है। तो ये स्कैटर हो गया, कुछ एब्जॉर्ब्ड हो गया। इंसोलेशन आया और इस एटमॉस्फेयर में आके एब्जॉर्ब हो गया, मतलब इधर ही रह गया ये। तो इस तरीके से इंसुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये जो 100 यूनिट जो इंसुलेशन आया अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेयर में, उसका 35 यूनिट अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से पहले ही स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये जो मैंने रिफ्लेक्शन वाली बताई नहीं,
ये 35% अर्थ 35 यूनिट अर्थ पे पहुंचने से पहले ही एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है? तो 27 यूनिट बादल के जो सरफेस होते हैं, क्लाउड का जो सरफेस होता है आसमान में, वहां से रिफ्लेक्ट होता है, और 2 यूनिट जो अर्थ सरफेस पे जो आइस है वहां से रिफ्लेक्ट होता है, और ये 6 यूनिट, इसमें से 6 यूनिट एटमॉस्फेयर से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो 27, 27 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो गया? 35। ये 35 यूनिट रिफ्लेक्ट हो गया। ये मान लेते हैं अर्थ है, यहाँ पे कुछ क्लाउड्स हैं, बादल, यहाँ पे आइस आइस सरफेस है, जैसे पोल्स पे है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो वहाँ पे आइस शीट जमी रहती है हमेशा, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है वहाँ पे। तो ये हो गया, और कुछ एटमॉस्फेयर में ये गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर है। 27% बादल, क्लाउड, इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 2% आइस कैप, जो आइस सरफेस होता है, 2% यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये 6% एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर है ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा 35 यूनिट, तो 100 में से 35 यूनिट रिफ्लेक्ट ही हो जाता है अर्थ पे पहुंचने से पहले। ये जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन है, जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई है, इसको एल्बिडो ऑफ द अर्थ कहते हैं। एल्बिडो ऑफ द अर्थ, ये जो 35% रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस स्पेस पे, इसको एल्बिडो ऑफ द अर्थ कहते हैं। अर्थ मतलब सरफेस पे आने से पहले ही ये वापस चली जाती है। अब हमारे पास बचे 65 यूनिट, 65 यूनिट्स बचे। 100 यूनिट आया था, 35 यूनिट रिफ्लेक्ट हो गया सरफेस पे आने से पहले ही, तो हमारे पास बचे 65 यूनिट। अब इस 65 यूनिट में 14 यूनिट, 14 यूनिट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और 51 यूनिट अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी वो अर्थ के सरफेस पे और एटमॉस्फेयर पे कौन कौन सी घटनाएं हो रही थी, प्रोसेस हो रहा था? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा था, एब्जॉर्प्शन हो रहा था, और स्कैटरिंग हो रही थी, स्कैटरिंग। रिफ्लेक्शन तो 35 यूनिट ले गया, अब एब्जॉर्ब हो रहा है कितना? 65 यूनिट। 51 जो कि अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, और 14 यूनिट जो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। स्कैटरिंग आगे देखेंगे। तो जो अर्थ एनर्जी मतलब हीट एब्जॉर्ब करती है, वो वापस से रेडिएट कर देती है इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये अर्थ सरफेस है, जब ये इंसुलेशन आती है, सोलर इंसुलेशन, सन से जब हीट आती है, तो ये शॉर्ट वेव में आती है, शॉर्ट वेव। और जब ये अर्थ इसको रेडिएट बैक करती है, री रेडिएट करती है, तो ये लॉन्ग वेव में रेडिएट करती है, लॉन्ग वेव में। तो 51 यूनिट अर्थ ने एब्जॉर्ब किए थे। इसमें से जब 51 यूनिट में से जब री रेडिएट करती है अर्थ, तो 34 यूनिट एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, और 17 यूनिट डायरेक्टली रेडिएट कर देती है स्पेस में। मतलब जब ये लॉन्ग वेव ऐसे 51 यूनिट जब जा रहा है लॉन्ग वेव के फॉर्म में, तो इसमें से 17 तो सीधे चला जाता है स्पेस में, स्पेस में 17 चला जाता है सीधे, और बाकी ये जो 34 होता है वो कहीं एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। बाद में ये भी रेडिएट होगी, हम देखेंगे कैसे होगा, बाद में ये भी होगी। तो 34 प्लस 70 कितने हो गए? 51। ये अर्थ का हो गया जो ऐसे री रेडिएट की है, 17 स्पेस में, 34 एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गया, और ये 14 ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में इंसुलेशन के थ्रू 14% एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये हो गई शॉर्ट वेव, और ये हो गई 34 लॉन्ग वेव। तो आप देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में अभी एब्जॉर्प्शन हुई है, ये 34
और प्लस 14 कितना हो गया 48। 48 यूनिट अभी तक एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो चुकी है हीट। दोस्तों ये इतना कैलकुलेशन हो रहा है, इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसको आप अच्छे से समझेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको रटना नहीं है, डेटा बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपको मोटा मोटी कुछ चीज़ें याद रखनी है कि 35 यूनिट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है अर्थ पे पहुंचने से पहले। उसमें से 27 यूनिट बादल ही क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 2 यूनिट जो आइस शीट होती है, आइस कवर, वो रिफ्लेक्ट करती है, और कुछ एटमॉस्फेयर करता है। तो आपको कुछ मोटा मोटी याद कर लेना है कि सबसे ज़्यादा कौन रिफ्लेक्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है। बाकी आपको डेटा बिल्कुल याद नहीं रखना है, कंसेप्ट बस समझना है कि कैसे क्या होता है। तो अभी तक शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव के फॉर्म में 48 यूनिट हमारे एटमॉस्फेयर में एनर्जी मतलब हीट एब्जॉर्ब हो चुकी है, और 35 यूनिट पहले ही रिफ्लेक्ट हो चुकी है। ये शॉर्ट वेव ये कौन सी है? सन से जब इंसोलेशन आ रहा है, सन से जब हीट आ रही है, 100 यूनिट मान लेते हैं कि आई है, तो ये क्लाउड और 2% अर्थ का जो अर्थ पे जो आइस शीट होती है, आइस सरफेस, वो, और ये 6 यूनिट एटमॉस्फेयर में से ये स्कैटर हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमने एब्जॉर्प्शन देख ली, रिफ्लेक्शन देख ली, और यहाँ पे स्कैटरिंग। ये जो धूल के कण होते हैं ना यहाँ पे, और वाटर वेपर, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये स्कैटर हो जाती है आसमान में। तो 27 और 2 27 एंड 2 29 एंड 6 35। 35 तो अर्थ तक पहुंचती ही नहीं, बाकी बचे 65। 65 में 17, 34 और 14। 34 और 17 ये अर्थ एब्जॉर्ब करती है, 14 एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होता है। ये है शॉर्ट वेव, क्योंकि सन से सीधे आई है। और ये 34 ये भी जाएगी, ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में जाएगी 34। तो 34 और 14, 14 ये 14 और ये 13, ये मिलके 48। अभी तक एटमॉस्फेयर में 48 यूनिट हो चुका है एब्जॉर्ब। तो ये हो गया। अभी इसको हम देखेंगे लॉन्ग वेव, मतलब जो रेडिएट होगी वापस, उसको देखेंगे। अभी हमने यहाँ तक देख लिया है। अब ये जो 34 यूनिट है जो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हुई है, कौन सी है ये लॉन्ग वेव वाली है, लॉन्ग वेव वाली है, जो अर्थ ने इसको रेडिएट किया है, तो ये लॉन्ग वेव वाली है। 6 यूनिट एब्जॉर्ब डायरेक्टली, कौन? एटमॉस्फेयर में। ये जो 6 यूनिट है ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गई सीधे सीधे। और एक किसका है? ये 34% वाला है, 34 यूनिट वाला है, जो अर्थ री रेडिएट कर रही है लॉन्ग वेव के फॉर्म में। तो ये 6 यूनिट ये हो गई। 9 यूनिट एब्जॉर्ब थ्रू टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन। टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन मतलब अर्थ इंसुलेशन ली, गर्म हुई, यहाँ का सरफेस गर्म हुआ, हवाएं ऊपर उठी, हवाएं, तो ये जो हवाएं एनर्जी लेके उठी हैं, इसी में अपना 9 यूनिट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एक टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे जाएगी टर्बुलेंस होगा, बारिश वारिश होगी, तूफान आएंगे, साइक्लोन आएगा, ये उसकी बात हो रही है। तो 9 यूनिट टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन में चला जाता है, और 6 यूनिट डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ये 9 यूनिट टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन में चला गया। बचे 19 यूनिट, ये कंडेंसेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है। कंडेंसेशन में ये 19 यूनिट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 19 प्लस 9 प्लस 6, ये 19 और 9 28, और 28 और 6 34 हो गए। तो जो एनर्जी अर्थ ने रेडिएट किया है, रेडिएट बैक लॉन्ग वेव के फॉर्म में 34, ये तो यहां हो गई, 34 खत्म हो गई, ये हो गई। तो अब एटमॉस्फेयर में अब 48 यूनिट हीट हो गई। कैसे? अर्थ ने 34 यूनिट लॉन्ग वेव के फॉर्म में रेडिएट किया है, रेडिएट बैक किया है वो, और प्लस सन से जो शॉर्ट वेव के फॉर्म में जब
ये 65 यूनिट बचा था, उसमें से 51 अर्थ को मिला था और 14 एटमॉस्फेयर को मिला था, डायरेक्टली। तो ये 34 जो अर्थ ने लॉन्ग वेव के फॉर्म में दिया है ये, और प्लस ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आया था सन से 14, ये शॉर्ट वेव। टोटल कितने हो गए? 48। तो अब हमारे पास हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 48 यूनिट हो गई हीट। 34 टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो कि लॉन्ग वेव है, और 14 यूनिट जो डायरेक्ट सन से मिली थी, ये शॉर्ट वेव है। अब ये 48 यूनिट अर्थ इसको फिर से एटमॉस्फेयर से ही डायरेक्टली रेडिएट कर देती है, बैक कर देती है, वापस कर देती है। तो टोटल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कितना हो गया? 48 और 17 65। मतलब जितनी एनर्जी 65 अर्थ को मिली थी, उतनी एनर्जी अर्थ ने 65 वापस कर दी है। तो 48 कौन सा है? ये 48 कौन सा है? 48 है ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एनर्जी रिलीज हुई है वो। और 17 कौन सा है? 17 वही है जो हमें मिला था, अर्थ को मिला था 51 मिला था ना, ये 51 यूनिट, जिसमें से 34 अर्थ ने डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया था और 17 यूनिट अर्थ के एटमॉस्फेयर में चला गया था लॉन्ग वेव के फॉर्म में, तो ये वही 17 यूनिट है। और ये भी इसमें शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव दोनों है। तो इस तरीके से जितना आया, एनर्जी जितनी आई उतनी चली गई, तो एक बजट मेंटेन रहा, पूरा आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट हो गया। तो इस तरीके से अर्थ एक टेम्परेचर अपना कांस्टेंट मेंटेन करती है। दोस्तों, इस हीट बजट में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने अभी ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट नहीं देखा है। हम मान के चल रहे हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एमिशन हो रहा है, गैस एमिशन, जो ग्रीन हाउस गैसेस जाती हैं, जैसे CO2, SO2, वाटर वेपर, मीथेन, ये सब गैसेस जाती हैं, इनका इफेक्ट कुछ नहीं है। हम मान के चलते हैं कि एटमॉस्फेयर में अभी नहीं है। जो ये सब रेडिएशन हो रहा है, ये अर्थ का एक अपना प्रोसेस है, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, हम आगे के आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट इसमें नहीं है। अब वेरिएशन इन द नेट हीट बजट एट द अर्थ सरफेस। ज़रूरी तो नहीं है कि अर्थ के पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म एनर्जी, यूनिफॉर्म हीट इंसुलेशन के थ्रू आती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अर्थ है, तो ये ट्रॉपिक्स में हीट इंसुलेशन ज़्यादा होती है, और इधर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पे इंसुलेशन कम होती है और यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो फिर कैसे अर्थ अपने एक इस कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करती है, देखते हैं। कहीं पे अर्थ के सरफेस पे कहीं पे हीट सरप्लस होता है और कहीं पे डेफिसिट होती है। सरप्लस कहाँ होता है? 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में नेट सरप्लस रेडिएशन होता है। ये है अर्थ, ये हो गया ट्रॉपिक, ये हो गया इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो जो 40 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री कहीं होगा, क्योंकि ये तो 23.5 है, हाफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है ये, तो 23.5। तो 40 कुछ यहाँ होगा साउथ और नॉर्थ के बीच में, ये 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में सरप्लस एनर्जी आती है, मतलब सरप्लस हीट होता है। ये दिखा रहा है ना, ये इधर लैटिट्यूड है अर्थ का, ये लैटिट्यूड है, और ये एनर्जी यहाँ पे कैसे आ रही है, एक्चुअल एनर्जी कैसे आती है, कुछ इस तरीके से आती है एनर्जी। ग्राफ कुछ एनर्जी का सरफेस, अर्थ के सरफेस पे ऐसा होता है। 40 डिग्री के बीच में, 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में सरप्लस है, सरप्लस। और जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अर्थ के सरफेस पे, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता है, हीट का ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ये जो सरप्लस है ना, होना तो यही चाहिए, लेकिन क्योंकि हीट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो ये जो सरप्लस है, सरप्लस एनर्जी, ये कुछ इधर बट जाती है, ये दो हिस्सों में इधर इधर बट जाती है। ये
और ये जाती कैसे है, ट्रांसफर कैसे होती है एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर होती है एटमॉस्फेयर से और ओशन करंट से। ओशन करंट्स होती हैं, एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को लेके जाती हैं, हम आगे देखेंगे। एटमॉस्फेयर में कैसे होती है, ये होता है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास एक मतलब हाई प्रेशर जोन होता है। यहाँ से विंड कन्वेक्ट होके ऊपर ऐसे जाती हैं और यहाँ पे नीचे गिरती हैं, यहाँ से उठती हैं ऐसे नीचे आती हैं और एक सेल बन जाती है। फिर ये कुछ इधर आती है विंड्स, उसी तरीके से इधर भी होता है। विंड यहाँ से ऊपर उठी, क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा है तो कन्वेक्शन ज़्यादा होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी तो कहीं ना कहीं तो गिरेंगी। ये 30 डिग्री पे आके हॉर्स लैटिट्यूड होता है, ये इसको 30 डिग्री के आसपास हॉर्स लैटिट्यूड, हम आगे पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर में इसको अच्छे से कंसेप्ट को। तो ऐसे आती है, एक सेल बन जाती है, इसको बोलते हैं हेडली सेल। हेडली सेल, घबराना नहीं है, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या है। फेरल सेल आता है, फेरल सेल इसके बाद। तो जब इस तरीके से एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर के थ्रू एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर होती है, हमारे लेके इसको ट्रांसपोर्ट करती हैं हीट को। और ओशन करंट्स होती हैं, ओशन करंट्स आर लाइक ए रिवर इन ओशन। तो ये जब ओशन करंट ऐसे ऐसे कहीं, मतलब ये कोस्ट हो गया, कोस्ट हो गया, और इधर कहीं दूर कहीं कोस्ट हो गया एक और, तो जब इधर से इधर करंट्स चलती हैं तो यहाँ का हीट यहाँ पे ले जाके ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, तो एक मेंटेन रहता है, बना रहता है। पोल्स के पास, जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, वहां पे रेडिएशन डेफिसिट होती है, मतलब वहां पे कम, वहां पे एनर्जी आती है, हीट कम आती है। और जो ट्रॉपिक्स में होता है ज्यादा होती है। तो जो सरप्लस हीट है, यही सरप्लस हीट पोल्स की तरफ चली जाती है। कैसे जाती है, ओशनिक करंट्स के थ्रू जाती हैं और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के थ्रू जाती हैं। तो ये रहा अर्थ का हीट बजट। दोस्तों, इसमें बहुत सारे डेटा आए होंगे, बहुत सारा डेटा आया है इसमें, तो आपको एक भी डेटा याद नहीं रखना है, बस कंसेप्ट को समझना है कि अर्थ कैसे इंसुलेशन रिसीव करती है, कैसे री रेडिएट करती है हीट को, और कौन से वो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो अर्थ के हीट को री रेडिएट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सबसे ज़्यादा करता है। जैसे क्लाउड का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, 27 यूनिट आउट ऑफ 100 रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स ओनली। तो फिर आइस कैप होती है, आइस कैप ये भी रिफ्लेक्ट करती है। एटमॉस्फेयर कुछ एटमॉस्फेयर कुछ रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरीके से अर्थ एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखती है। दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा फैक्चुअल भी है, कंसेप्चुअल भी है, तो इसको ज़्यादा लंबा खींचना ज़रूरी नहीं। ख़त्म करते हैं यहीं पे ये टॉपिक, और अगली वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले लेक्चर में हम देखेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और आइसोथर्म्स क्या होती हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उस पर काम किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।